आज की डेट में हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में चीज़ों को देखेंगे। देखिए, मुद्रा क्या होती है? मुद्रा जो है भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाने वाली कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आप वस्तुओं के माध्यम से करें तो वो भी आपकी मुद्रा कहलाएगी। मुद्रा से तात्पर्य सिर्फ उन कागजी नोटों या सिक्कों से नहीं होता है जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किया जाता है। इसके अलावा भी क्या है, जैसे आप चेक देते हैं, एक डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, क्रेडिट कार्ड जो होता है, ये भी मुद्रा की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, इसके साथ में क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे मुद्रा का अर्थ अगर हम लोग व्यापक रूप से देखते हैं तो इसमें भुगतान माध्यम की सभी वस्तुएं प्रपत्र इनमें सम्मिलित होते हैं। बैंक मुद्रा जो है वो सिक्के, पत्र मुद्रा एवं जमा मुद्रा आदि मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, एक वैधानिक मुद्रा क्या होती है? तो वह मुद्रा जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किया जाता है या जारी किया जाता है, निकाला जाता है, उनको क्या कहा जाता है? वैधानिक मुद्रा कहा जाता है। अब एक होती है साख मुद्रा। ठीक है, साख मुद्रा क्या होती है? क्रेडिट मनी। तो इसमें क्या होता है, साख मुद्रा में बैंकों द्वारा जारी चेक, ड्राफ्ट, बैंकों का समायोजित जमा या समस्त संपत्तियां सम्मिलित होती हैं जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? साख मुद्रा। नज़दीकी मुद्रा क्या होती है? नियर मुद्रा। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जैसे संपत्ति से होता है, नियर मुद्रा का तात्पर्य किससे है? संपत्ति से, जो कि इस रूप में हो कि उसे भविष्य में एक आसान प्रक्रिया के द्वारा शीघ्रता से मुद्रा में बदला जा सके। एक होती है साधारण मुद्रा, कॉमन मनी। तो जी देखिए, जन साधारण, जैसे जो लोगों के पास में रहने वाली जो मुद्रा होती है उसको हम साधारण मुद्रा बोलते हैं। हर छोटे मोटे सौदे परिचालन में नोटों और सिक्कों, जो हम लोग नॉर्मल जो चलन होता है जिसमें सिक्कों और नोटों का प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉमन मनी बोला जाता है। ठीक है, जिसे धात्विक मुद्रा का स्वरूप माने जाते हैं किंतु धात्विक नहीं होते हैं। ठीक है, उनका आंतरिक धात्विक मूल्य ही उनके अंकित मूल्य से कम होता है। ठीक है, इन्हें सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है, इसको अथॉरिटी दी गई है। पत्र मुद्रा या करेंसी नोट्स के बारे में जान लेते हैं। वह कागजी मुद्रा जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किया जाता है, इसका आधुनिक जो अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम सरकार द्वारा कागजी मुद्रा 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के तहत निर्गमित की गई थी। अब देखिए, एक होती है विश्वास पर आधारित मुद्रा। तो यह वह मुद्रा होती है जिसे निर्गमित करने वाली संस्था के विश्वास पर चलती है, जैसे करेंसी नोट, सिक्के, जमा मुद्रा। अब बैंक मुद्रा क्या होती है? बैंक मुद्रा से आशय है बैंक जमा जो होते हैं, बैंक डिपॉजिट जो होते हैं, और ना कि चेक या सॉफ्ट से हों। ठीक है, तो जो जमा होते हैं उन्हीं को बैंक मुद्रा कहा जाता है। अब देखिए, भारतीय इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली के बारे में। तो देखिए, भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली अपरिवर्तनीय कागज करेंसी वाली प्रणाली पर आधारित है, जिसका प्रबंधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब एक होती है दार्शनिक प्रणाली। तो इस पर आधारित भारत की मौद्रिक इकाई रुपया है, जिसे 100 पैसे कहा जाता है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई थी और इसे नया पैसा का प्रचलन किया गया था। 1 जून 1964 को नया पैसा को पैसे में परिवर्तित किया गया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है और कोई बैंक करेंसी नोट नहीं छाप सकता, केवल केवल आपका आरबीआई छापेगा। भारत सरकार के स्वामित्व एवं प्रबंधन के अंतर्गत ये चीज़ें उसको अधिकार प्राप्त है। आरबीआई 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है, इसे निर्गमित कर सकता है। निर्गमित करेंसी नोटों के विरुद्ध आरक्षण रखा गया है। ठीक है, भारत में जो मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली है वो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। 1957 में भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग को 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष, मतलब भाई न्यूनतम कोष प्रणाली का मतलब क्या होता है कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग को 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखना आवश्यक है। ये एक रूल बनाया गया है जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए और शेष रुपया प्रतिभूतियों में रखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आरबीआई द्वारा विस्तृत मुद्रा जो होती है उसकी अवधारणा को भी विकसित किया गया है। विस्तृत मुद्रा का मतलब यह होता है, M3 मनी को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। जन साधारण, ये M3 मनी क्या होती है कि जैसे जो लोगों के पास में पैसा है, ध्यान रखिएगा, जो लोगों के पास में पैसा है और जन साधारण की मांग जमा जो बैंकों में होती है और बैंकों के साथ जन साधारण की सावधिक जमा, इसको हम M3
को मौद्रिक योग के संसाधनों के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है, तो M3 में योगदान देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं कि जैसे सरकार को शुद्ध बैंक उधार जो होता है वो आता है, वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक को उधार जो आता है वो भी आता है, बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां भी आती हैं, और सरकार की जनता के प्रति सरकारी करेंसी देयताएं जो होती हैं, देने वाली जो लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी आती हैं। बैंकिंग क्षेत्र की गैर मौद्रिक देयताएं भी इसमें शामिल किया जाता है। अब देखिए मुद्रा संभरण की 4 अवधारणाएं हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि जैसे ये 4 अवस्थाएं हैं, इनको देखें। आरबीआई द्वारा भारत में मुद्रा संभरण की जो अवधारणाएं हैं उनको देखते हैं। मुद्रा स्टॉक माप, जिसको कहा जाता है मनी स्टॉक मेजर्स, मौद्रिक योगों के प्रभाव के रूप में इन चीज़ों को बताया गया, जैसे M1, M2, M3, M4। तो M1 क्या है? M1 देखिए, जो जन साधारण के पास करेंसी है, ध्यान रखिएगा, जो लोगों के पास में पैसा है और प्लस बैंकों की जमा, प्लस रिजर्व बैंक के पास जमा, 3 लोगों के पास। आप ऐसे बिल्कुल विजुलाइज करके देखिए कि लोगों के पास, भारत देश में लोगों के पास में जो पैसा है, प्लस आरबीआई के पास में, प्लस जो बैंकों के पास में जमा है, मांग जमा है। मांग जमा का मतलब क्या होता है कि जो लोगों को पेमेंट करना होता है कि भाई डे बाय डे पेमेंट आपको होना, तो वो ओवरऑल में जोड़कर ये तीनों चीज़ें जो मिलकर क्या कहलाती हैं? M1 मनी कहलाती हैं। देखिए M2 क्या होता है? M2 ऊपर के तीनों, मतलब लोगों के पास जमा, बैंकों के पास जमा, आरबीआई के पास जमा, प्लस डाक खानों में बचत जमा जो होती है, उसको अगर डाक खानों में बचत जमा जोड़ देते हैं तो M2 मनी कहलाती है। ध्यान रखिएगा। अब M3 मनी क्या है? M3 मनी प्लस बैंकों के साथ जनसाधारण को सावधिक जमा, तो ये आपका क्या बन जाता है? M3, जिसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। ठीक है। M4 क्या होता है? M4 में क्या होता है कि M3 जो ऊपर के M3 है, ठीक है, प्लस डाकखानों में कुल जमा में, डाकखानों में सावधिक जमा भी इसमें लिया जाता है, लेकिन बचत जमा के अतिरिक्त। ठीक है, बचत जमा को तो ऊपर में वाले में जोड़ा गया है M2 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए आरबीआई की बात कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया आरबीआई का, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की बैंकिंग प्रणाली का उच्चतम बैंक माना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं कि जैसे केंद्र सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति बनाना, उसे लागू करना, और भारत सरकार को ऋण दान कार्यक्रम की संचालित करना। भारतीय बैंकों के बैंक, जैसे बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है कि सभी का सुपीरियर बैंक जो होगा वो आपका आरबीआई है। विदेशी मुद्रा का विनिमय का नियंत्रण भी करता है और उसका प्रबंधन भी करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। आईएमएफ में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। मुद्रा और साख क्रेडिट का नियंत्रण करता है, उसका नियमन करता है, और 1 रुपए के नोटों और सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों के अतिरिक्त विभिन्न मूल्य के नोटों और सिक्कों का निर्गमन यानी निर्गत करता है। 1 रुपए के नोटों का निर्गमन कौन करता है? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किया जाता है इसका निर्गमन। ठीक है। अब देखिए जैसे 1 रुपए में के नोट पर तथा सिक्के जारी करने के लिए भारत सरकार का वित्त मंत्रालय अधिकृत है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपये तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। 21 अक्टूबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2,000 रुपये का नोट शुरू किए जाने की घोषणा की गई। नवंबर 2016 में इन्हें जारी किया गया, और नोटबंदी के बाद 2,000 रुपये का नोट मैसूर स्थित प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित किया गया। ठीक है। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का यह सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यह बैंक 1955 में अस्तित्व में आया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 1921 में स्थापित किया गया था। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकृत रूप माना जाता है। सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद में इसी का परिवर्तित रूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बिल 2010 के अनुसार एसबीआई में सरकार की न्यूनतम वैधानिक धारिता जो है 51% होगी। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्वाधिक गैर निष्पादित संपत्तियों वाला बैंक माना जाता है। एनपीएस बहुत ज़्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। ये बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। अब देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रामीण बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी थी।
इसकी स्थापना की जाती है और स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से ही संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है एवं प्रवर्तक बैंक, इनमें हिस्सा जो रहता है 50, 15 और 35 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों के पूरक के रूप में कार्य करना। जो वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं तो उनके एक पूरक के रूप में काम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को, विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषकों को साख उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में संबंधित चीजें थी। अब अगला देखते हैं अनुसूचित व्यापारिक बैंक के बारे में। तो देखिए, ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया होता है, जिन्हें अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहा जाता है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक को इस अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बैंक की चुकता पूंजी और रचित पूंजी का योग कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए और बैंक का संचालन ऐसा होना चाहिए जिससे जमाकर्ता के हित सुरक्षित रहें। अब देखिए, नॉन शेड्यूल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, तो गैर सरकारी बैंक के बारे में। ठीक है, ये कौन से बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण इसकी दूसरी सूची में सम्मिलित नहीं हो पाते, तो इनको हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। अब देखिए, कुछ प्रणालियां हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की बैंकिंग प्रणालियां, जैसे नेट बैंकिंग आप लोगों ने सुना होगा। यह बैंकिंग है जिसमें घर में बैठकर कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बैंक से जुड़े सभी कार्यों को किया जाता है। तो इसे नेट के माध्यम से बैंकिंग जो है उसे नेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, देसी बैंकिंग का चालन हमारे देश में बहुत पुराना रहा है। भारत में देसी बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत सर्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन, सेट्टी आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी देसी बैंकिंग हुई। प्रतिछाया बैंकिंग, शैडो बैंकिंग क्या होती है? हम ये कह सकते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना प्रतिछाया बैंकिंग कहलाती है। ठीक है, ऐसे बैंक होते हैं जो सामान्य बैंकों के निष्पादन नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु वो सामान्य बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते। अब अगली चीज़ क्या है, अगला टर्म क्या है? फ्री बैंकिंग। देखिए, इस तरीके से चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होंगी, क्योंकि इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, फ्री बैंकिंग क्या होती है? फ्री बैंकिंग के तहत नोट जारी करने का अधिकार जो है सभी बैंकों को प्राप्त है और इसके तहत एकाधिकार केंद्रीय बैंक के पास में नहीं रहता, तो इसको क्या कहते हैं? फ्री बैंकिंग कहा जाता है। देखिए, एक होती है मोबाइल बैंकिंग। तो देखिए, एम बैंकिंग के तहत क्या होता है? वित्तीय ग्राहक के मोबाइल पर सारी की सारी चीज़ें क्रियान्वित की जाती हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर को ग्राहक खाते से जोड़ दिया जाता है, इसको मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। कोर बैंकिंग क्या होता है? कोर बैंकिंग से अभिप्राय है उस बैंकिंग से जो नेटवर्क की जुड़ी बैंक शाखाओं द्वारा सेवा के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके तहत इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जो व्यवहार होता है बैंकों की शाखाओं के बीच में और ना कि एक ही बैंक की शाखाओं के बीच में। ठीक है, अलग अलग बैंकों की शाखाओं के बीच में। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? मर्चेंट बैंकिंग ये है कि जैसे इसके तहत उद्यमियों और निवेश के मध्य वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका मर्चेंट बैंकर्स निभाते हैं। म्यूचुअल बैंकिंग क्या होती है? म्यूचुअल बैंकिंग से अभिप्राय उस बैंकिंग से है जिसमें ग्राहक बैंकों के माध्यम से म्यूचुअल फंड की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। रिटेल बैंकिंग क्या होती है? रिटेल बैंकिंग को पर्सनल बैंकिंग भी कहा जाता है। इसके तहत बैंकों द्वारा होम लोन, ट्रैवल लोन, वाइट गुड्स लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन जो होता है, कार लोन जैसे व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। कौन सी बैंकिंग से? रिटेल बैंकिंग से। एनीवेयर बैंकिंग कौन सी होती है? तकनीकी पर आधारित यह सुविधा है जिसका उपयोग करते हुए अब किसी भी स्थान पर व्यक्ति बैंकिंग व्यवहारों को संपादित करता है, जो बैंकिंग क्रियाएं होती हैं उनको संपादित करता है। अगली चीज क्या है? सर्वव्यापी बैंकिंग। तो सर्वव्यापी बैंकिंग से अभिप्राय उस बैंकिंग से है जिसमें व्यापारिक बैंकिंग, विनियोजन या विकास बैंकिंग या बीमा बैंकिंग का समन्वय होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, ये सारे सर्वव्यापी बैंकिंग के अंतर्गत आ चुके हैं। ठीक है, एकाकी स्वामित्व तथा संस्था के अंतर्गत दो या दो से अधिक बैंकिंग शाखाएं काम करती है, तो इसे शाखा बैंकिंग कहा जाता है। शाखाओं के बजाय किसी एक कार्यालय में स्थित एक इकाई द्वारा बैंकिंग का संपादन किया जाता है, तो इसे इकाई बैंकिंग कहा जाता है। शाखा रहित बैंकिंग क्या होती है? जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती है, ब्रांचलेस बैंकिंग जिसे कहा जाता है। बैंकिंग व्यवस्था जिसके तहत बैंकों और बगैर शाखा खोले बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार की बैंकिंग प्रायः दूर दराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। शाखा रहित बैंकिंग के तहत आवाज निर्देशित प्रणाली द्वारा बैंकिंग प्रवाहों का
व्यवहारों का संपादन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बैंकिंग की संबंधित चीज़ें थी, इनको आप अच्छी तरीके से रटने का, लिखने का प्रयास करिए।